अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। इस वक्त देश में बहुत बड़ी बहस चल रही है। लोगों के ड्राइंग रूम्स में, कॉफी शॉप्स में, चाय की दुकानों पर इस बहस का विषय है कि क्या भारत के सामने अपनी पहचान खोने का खतरा है, क्या अनेकता में एकता का जो विश्वास है वो खोते जा रहा है। हर बहस की तरह इस विवाद में भी दो पहलू हैं। एक तरफ लोगों का मानना है कि बीफ बैन, दादरी हत्याकांड, गुलाम अली के कॉन्सर्ट का कैंसिल होना सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत की एकता खतरे में है। दूसरे खेमे में ये सोच है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और वर्तमान सरकार पर हमला करने का ये बहाना है। ये एक ऐसा डिबेट है जिसमें साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, नेता, आम जनता सब लगे हुए हैं और इसी पर बहस करने का प्रयास हम आज कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम दोनों पहलुओं को आपके सामने रखें। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय, शिवसेना के नेता अनंत तारे, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल और राजनीतिक विश्लेषक निलंजन मुखोपाध्याय। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं राय लूंगी पुरुषोत्तम अग्रवाल और निलंजन से और फिर हम दूसरी साइड पर आएंगे। निलंजन जी, हमने देखा है कि पिछले 2 ही दिनों में 3 साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए हैं। गुलाम अली के कॉन्सर्ट के कैंसिल होने की खबर न सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है लेकिन हर जगह फ्रंट पेज पर भी है और इसके पीछे यही सवाल है कि क्या भारत की जो टॉलरेंस की खूबी है कि हम अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं सुख शांति से, वो खतरे में है। देखिए, पिछले दिनों जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, भारतवर्ष में जो हो रहा है, वो एक तरह से एब्सर्डिटी का एक थिएटर खेला जा रहा है। एक तरफ तो जब हमारे देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हों, बाकी मंत्री हों, जब विलायत जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां जाके डिजिटल इंडिया को कैंपेन करते हैं, उसको मार्केट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं, स्वच्छ भारत की इतनी बात होती है, वापस आ जाते हैं तो फिर डिवीजन बाय डिजिटल मीन्स का टैक्टिक्स अपनाया जाता है। अलग अलग किस्म से डिवीजन जो है हिंदुस्तान में, उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट लाइन्स है हमारे समाज में, उसको ज्यादा गैप को बढ़ाने की कोशिश की जाती है लगातार। स्वच्छ भारत की बात की जाती है, इंटेलेक्चुअल स्फीयर में बिल्कुल गंदगी फैलाई जाती है, इनटॉलरेंस का माहौल है चारों तरफ। इस पूरे केस में अच्छी सोचने वाली बात है कि क्या वजह है कि हर 6 महीने में किसी को याद दिलाना पड़ता है इस सरकार को कि आपको संविधान के अनुकूल चलाना है देश में जो संविधान में जो चीजें इंश्राइंड है, जिस तरह की प्लूरलिज्म है, उसमें कृपया करके सोसाइटी को एक सिंगुलर समाज ना बना दे। क्या वजह है बार बार याद दिलाने पड़ती है और फिर आश्वासन आता है और फिर 6 महीने बाद कोई किसी और को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होता है और चुनाव के ठीक पहले जब आता है तो ऐसा लगता है कि पूरा एटमॉस्फेयर को विशिएट किया जाए। जी, इस बहस में हम शुरुआत में हर जो स्पीकर है उनको पूरे अपनी बात कहने का मौका देंगे तो वो अपना बेसिक पॉइंट रख सके और फिर विवाद शुरू होगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, यहाँ पर देखने के 2 तरीके हैं। जैसे कुछ साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए तो ये सवाल भी उठा कि अब क्यों लौटा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें भारत में पहली बार हुई है या पहले नहीं हुई है, लेकिन अब क्यों लोगों को ज्यादा चुभ रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप दादरी की घटना की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो घटना किसी दंगे के दौरान नहीं हुई है, वो घटना 2 समुदायों की लड़ाई के बीच में नहीं हुई है, वो घटना किसी एक समुदाय पर दूसरे समुदाय के हमले के दौरान भी नहीं हुई है। वो घटना एक सामान्य दिन, एक सामान्य शाम को एकाएक कुछ लोग अनाउंस करना शुरू करते हैं मंदिर से और भीड़ जो है एक परिवार पर हमला कर देती है क्योंकि आरोप यह है कि वहां गोमांस पकाया जा रहा है। ये घटना दंगे से अलग है, ये घटना लिंचिंग है, ये सामूहिक हत्या है और ऐसी सामूहिक हत्या किसी भी समाज के लिए शर्म और चिंता का विषय है। एक बात। दूसरी बात यह कि इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे राजनेता किस कदर असंवेदनशील हैं भारत की बहुलता के प्रति और कानून के राज के प्रति। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग गोमांस को लेकर के इस कदर संवेदनशील हैं, क्या उन्हें भारत के गृह राज्य मंत्री का बयान याद है जो उन्होंने 28 मई 2015 को दिया था कि वे बीफ खाते हैं। सवाल यह है कि कौन क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, ये एक तो व्यक्तिगत मामला है। और बाय द वे मैं ये बता दूं कि मैं पक्का वेजिटेरियन हूं, ये बताना जरूरी है शायद आज के माहौल में।
कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है ये व्यक्तिगत मामला है एक, और अगर इसमें कहीं कोई कानून का सवाल शामिल है तो कानूनी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रियाएं उसके लिए मौजूद हैं। जी अभी आप बात करें, आप जरा इस बात पर सोचें, हम सब लोग सोचें, सचमुच राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। देश के राष्ट्रपति के बारे में एक कॉफी टेबल बुक रिलीज होती है। राष्ट्रपति जी उस पुस्तक के बारे में कुछ कहने के पहले ये जरूरी समझते हैं कि वो बात करें कि इस देश की बहुलता को खतरा पैदा हो गया है। वो ये जरूरी समझते हैं कि ये कहें कि असहिष्णुता का माहौल बन रहा है और ये उचित नहीं है। उन्हें ये कहना पड़ता है कि हमारी महान सभ्यता जो है वो इस तरह की ओछी हरकतों से कलंकित होती है। जी, ये गंभीर चिंता का विषय है और इसलिए सवाल ये है कि आखिरकार इस 2015 में हम अपने देश को एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करें और दूसरी तरफ इस तरह का माहौल रचें, इस तरह का वातावरण बनाएं समाज में कि लिंचिंग की घटना इस देश में होने लगे। नहीं, लिंचिंग की घटना है, दादरी की घटना की वास्तविकता को समझिए। वो जी लिंचिंग की घटना है। उसके बाद मुंबई में गुलाम अली का कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है, वो दिल्ली में, दिल्ली सरकार बोलती है आप यहां पर कीजिए। अनेक चीजें साहित्यकार अपने पिछले, और तमन्ना ये भी याद रखिए कि पिछले 2 साल में, पुनः आपको याद दिलाऊं कि दंगे के दौरान नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर 3 लेखक या बुद्धिजीवी अपने विचारों के लिए गोली से उड़ा दिए जाते। जी बिल्कुल, ये भी याद रखिए। तो अब, और एक को धमकी दे दी जाती। जी, तो अब केशव जी, यहाँ पर आपसे पूछना बनता है कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, बीजेपी इसके बारे में क्या कर रही है। हर केस में आप कह सकते हैं कि दादरी फॉर एग्जाम्पल, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समाजवादी पार्टी सरकार के हाथ में है। यहाँ पर शिवसेना ने बात कही, हमने दिया उनको एश्योरेंस, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया गुलाम अली का कॉन्सर्ट। लेकिन आप लोगों पर आरोप है कि आप एक ऐसा वातावरण फैला रहे हैं, उसे फैलने से रोक नहीं रहे हैं, और लोगों को आज जैसे पुरुषोत्तम जी को बोलना पड़ा है कि मैं शाकाहारी हूं। क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये है कि ये कौन क्या खाता है, नहीं ये वातावरण कौन फैला रहा है, इसकी सचमुच हमें जांच करनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, लेकिन आप मानते हैं कि खराब वातावरण फैल रहा है। एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आप पूरा बोलिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। सवाल ऐसा है, पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगभग इस देश में जब से ये गवर्नमेंट बनी है, मोदी गवर्नमेंट बनी है, तब से लगातार इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं, इस सरकार को बदनाम करने की। वास्तविक से किसी घटना से, अभी क्या वो जो यूपी में घटना गई, दादरी की जो घटना का अभी बता रहे हैं, उससे मोदी सरकार का क्या लेना देना था, लेकिन उसमें मोदी के प्राइम मिनिस्टर बने इसलिए ऐसी घटना घड़ी। इस प्रकार से निचली स्तर की राजनीति यहां सब हो रही है। मैं अभी तीनों पत्रकारों का भी सुन रहा था, मैं आपका भी सुन रहा था। आपको पता है 3 दिन पहले, पता भी होगा लेकिन आपने कहा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हिंदू या बीजेपी को बदनाम करने की साजिश हमेशा होती रहती है। हिंदू या बीजेपी नहीं, हिंदुत्ववाद, अरे हम हिंदुत्व मानते हैं, हम हिंदुत्व पार्टी मानते हैं, हमारा हिंदुत्व इलेक्शन से कोई लेना है, लेकिन एक बदनाम हम मानते हैं ना, आप अलग कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले यहाँ क्रिश्चियन समाज ने एक नाटक पे बैन करने की डिमांड की गई थी। बिल्कुल, उसको वो मिले, उनके लोग हमारे मिनिस्टर को मिले, हमने कहा हम सिक्योरिटी देंगे, पुलिस सिक्योरिटी में उसका नाटक का वो ड्रामा चला एनसीबी मुंबई में। बिल्कुल, अगर उसके बारे में कोई अभी एक भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। सवाल ये बात है, अगर कि वो नाटक चला, लेकिन उसका निषेध क्यों नहीं किया? एक समाज को ऐसे क्यों नहीं? हमने कहा अगर वो आते, सीएम ने कल तुरंत जवाब दिया, अगर वो शो होता है तो हम उसको सिक्योरिटी देंगे। सीएम ने कुछ इसके बारे में क्लियर कट कहा स्टेटमेंट। आपके गठबंधन में जो पार्टी है वो सवाल नहीं, गठबंधन का सवाल गठबंधन का नहीं है, सवाल गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट की नियत क्या होती है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, अगर वो शो करना चाहते हैं वो सिक्योरिटी देंगे। 3 दिन पहले एनसीपी में ऐसा ही हुआ, हमने सिक्योरिटी दी, वो नाटक चला। लेकिन वो बैन करना चाहिए डिमांड पे किसी ने, अभी भी एक सवाल भी किसी ने नहीं किया कि ये इसका निषेध क्यों नहीं किया, इसका कि ये समाज ने बैन क्यों किया। इस तरह से एक तरफा जो चल रहा है कैंपेन इस देश में, उसकी वजह से ये वातावरण है। ये एक तरफा वातावरण बंद करें, और सहिष्णुता हमारे खून में है। ये किसी कोई सरकार आने जाने से भारतीय जो हम है, इनमें हमें सहिष्णुता पहले से है। कोई 1-2 घटना से सहिष्णुता कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये कोई है कि हमारी सहिष्णुता खराब हो रही है, असहिष्णुता बन रहे, इस प्रकार की चर्चा करने के पहले हम इसमें सचमुच इस प्रकार का जो गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश बार बार हो रही है, उसे रोकना चाहिए।
चाहिए। ओके, तो इनका कहना है राजनीति रुकनी चाहिए। इनका कहना है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अशोक वाजपेयी जी अब हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, और अशोक वाजपेयी जी बहुत ही जाने माने साहित्यकार है, लेखक है, जिन्होंने हाल ही में अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया था। अशोक वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे पता नहीं अगर आप पहले का भाग सुन पाए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने ये फैसला क्यों लिया अपने पुरस्कार को लौटाने का? देखिए, ये तो मैं एक साप्ताहिक स्तंभ लिखता हूँ एक हिंदी अखबार में, कभी कभार के नाम से, और उसमें लगभग 1-1.5 वर्षों से मैं ये जो कुछ हो रहा है, विद्वेष और बहिष्कार और प्रतिबंध, इसका जो माहौल बन रहा है, सांप्रदायिक घृणा का इत्यादि, इसके विरुद्ध लिखता रहा हूँ। और हमारे 2 बुद्धिजीवियों और एक लेखक की हत्या हो गई, उनमें से एक भी पकड़ा नहीं गया आज तक। एक पकड़ा गया है, आपकी जानकारी के लिए, एक पकड़ा गया है। मैं सिर्फ उनका करेक्शन कर रहा हूँ, गलत ना जाए। जी जी, हाँ, तो हो सकता है पकड़ा गया हो, अभी तक तो नहीं पकड़ा गया था। पकड़ा गया हो शायद 4 दिन हो गए अभी। अच्छा, मैंने इसको खबर नहीं पढ़े। ठीक है, तो पकड़ा गया होगा, तो कितने दिनों बाद पकड़ा गया है वगैरह। और तो ये सब जो, और फिर एक हत्या हो गई यहाँ दादरी में, एक बिल्कुल ही निरपराध व्यक्ति की। अगर वो कोई आपराधिक कार्रवाई में था तो उसका फैसला तो न्यायालय करेगा ना, वो तो नहीं कर सकते लोग जिन्होंने उसको मार दिया वगैरह। तो इन सब से एक ऐसा वातावरण बन गया है, इसमें ऐसा लगता है कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं, मान लीजिए धर्म के ही नहीं, जाति के ही नहीं, विचार के भी या के कल्पना के भी या के, तो आप पहले से ही एक तरह से शक के घेरे में आ जाएंगे। ये माहौल तो हम लोग लेखक हैं, हम और क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि इसके प्रति अपना विरोध व्यक्त करें, इस माहौल के प्रति। और उस माहौल को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, तरह तरह की राजनीति इसको बढ़ावा दे रही है जी। और बहुत सारे लोग इसके बारे में चुप हैं, जिनको बोलना चाहिए, जिनको निंदा करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे। वाजपेयी जी, मुझे थोड़ा मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी। यहाँ पर केशव उपाध्याय बीजेपी के आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले पर जो राय सामने आई है, और यहाँ पर नयनतारा सहगल जी को भी इसमें गिना जाता है कि अब क्यों ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं भारत में, ये पहली बार नहीं है जब ऐसी चीजें आई हैं, या जो धर्म के की वजह से जो लड़ाइयां वो नहीं हुई हैं, अब क्यों इतना खराब लग रहा है कि आपको ऐसा कदम लेना पड़े? देखिए, एक तो ये है कि अब ज्यादा लोग डरे हुए हैं। पहले ये घटनाएं हुई है, उनकी भी हमको निंदा करनी चाहिए, और हमने की भी है, ऐसा नहीं है। हम लोगों का रिकॉर्ड देख लिया जाए, अब उसको यहाँ बखान करना जरूरी नहीं है। हम किसी अदालत में नहीं है कि हर बार अपना रिकॉर्ड बताते चले। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसी घटनाएं, जो घटनाओं का क्रम बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, उसके चलते हम लोगों को लगा कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का ध्यान इस ओर जाए। और हम क्या कर सकते हैं? हम वक्तव्य जारी कर दें तो वो तो अखबार वाले छापते तक नहीं। जी, केशव उपाध्याय आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ कि जो अभी तीन लोगों की हत्या हुई, ऐसा उन्होंने कहा, उसमें से एक हत्या जब हुई थी तब दोनों जगह यह कांग्रेस की ही सरकार थी, उसमें तब ना मोदी सरकार थे ना महाराष्ट्र में सीएम थे। एक दूसरी जो हत्या हुई उसमें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ये लगातार जो उंगलियां हमारी तरफ जो उठाई जा रही है, ये गलत है। इतने ही मैं मुझे कहना है। अरे आपने कहा ना अभी, ये मिसलीड होता है सर, ये मिसलीड होता है। 3 हत्याएं हुई है, ये सब माहौल खराब हो रहा है, ये मिसलीड हुई है। 3 हत्या तो हुई है, हत्या हुई है, लेकिन उसके लिए आप ज्येष्ठ पत्रकार है सर, आप इस प्रकार का मिसलीड मत कीजिए। साहित्य अकादमी अवार्ड, वही तो मैं बोल रहा हूँ, साहित्यिक है। केशव जी, जो केशव जी कह रहे हैं, और वाजपेयी साहब, यहाँ पर ये बहुत लोगों का कहना है, जो इस पूरे डिबेट का दूसरा खेमा है, उनका कहना है कि प्रॉब्लम असल में इस सरकार से है, ये सरकार के खिलाफ साजिश है, इसके पीछे राजनीति है, इसलिए एक तबका हाथ धो के पीछे पड़ा है। और इसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बस एक कमेंट देंगे, फिर आपके पास आएंगे वाजपेयी जी। हमें यहाँ पर अनंत तारे जी से भी बात करें। पुरुषोत्तम जी, प्लीज बताइए। मुझे केवल 2 बातें कहनी है, छोटी छोटी। एक तो ये कि बात सरकार की नहीं है, संस्कार की है।
किस तरह का संस्कार बनाया जा रहा है। दूसरे ये कि अगर ये कहा जाए कि इस सरकार के पीछे लोग पड़े हैं, तो ऐसे पीछे पड़ने वालों में क्या आप महामहिम राष्ट्रपति को भी गिनेंगे जिन्होंने कल अपनी चिंता प्रकट की है? क्या ऐसी बातें करने वालों में आप अपनी सरकार के राज्य मंत्री को भी गिनेंगे जिन्होंने मई में कहा कि मैं बीफ खाता हूं, कोई क्या कर लेगा मेरा? एक गरीब आदमी को आप लिंच कर देते हैं। आपका गृह राज्य मंत्री खुलेआम कहता है कि मैं बीफ खाता हूं। क्या आप ऐसी बातें करने वालों में ओबामा को भी गिनेंगे जो जाते जाते ये कह जाते हैं कि भारत में इस समय कुछ चिंताजनक स्थितियां बन रही हैं? नहीं, पीटने के लिए इसलिए इस पैरोनाया से निकले। देखिए, सुनिए, इस पैरोनाया से निकले और इस आत्ममोह से निकले और वास्तविकता के सामने खड़े हों और ये महसूस करें कि ये देश, ये सभ्यता, ये किसी भी नेता, किसी भी दल और किसी भी विचारधारा से अधिक महत्तर है, अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, वाजपेयी जी, आपने सुना कि केशव जी ने क्या कहा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने भी क्या कहा। यहाँ पर मूल सवाल ये है कि ये चिंता जो प्रकट की जा रही है कि भारत को जो डिफाइन करता है, टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, प्लूरैलिटी, ये सब खतरे में है। ये चिंता उठना क्या वाजिब है? अगर ये चिंता उठना वाजिब ना होती तो हम लोग ये कदम क्यों उठाते? हाँ, चिंता तो, और चिंता किस हम लोग नहीं उठा रहे। हम चलिए सरकार की नापसंद करते हैं, इसलिए हमारी बात तो एक पूर्वग्रहग्रस्त बात होगी। लेकिन अभी जैसा पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि और लोग भी ऐसा कह रहे हैं ना, हम ही लोग तो नहीं कह रहे हैं, वो सब तो सरकार के खिलाफ लोग नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सभ्यता की जिम्मेदारी है। ये सभ्यता बहुधार्मिकता, बहुभाषिकता, बहुलता, आपसी संवाद, सहयोग, इस पर आधारित रही है और हजारों साल चली है जी। इसको अगर किसी भी तरह से क्षति पहुंचाई जाती है तो आवाज उठाना वाजिब है। इसके लिए जो भी उत्तरदायी है हम उनके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। हम किसी एक, और ऐसा कैसा मसला है कि हमारा एक आपका संस्कृति मंत्री है भारत सरकार में, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि ये सड़क का नाम जो अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा गया वो उचित है, क्योंकि हालांकि वो मुसलमान हैं, वो राष्ट्रवादी। महेश शर्मा जी उनका नाम है और उन्होंने कई ऐसे विवादित बयान भी दिए हैं। एक और उन्होंने ये भी कहा कि दादरी में गलतफहमी हुई थी, एक्सीडेंट था जी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना ही पड़ेगा इस वक्त, लेकिन वाजपेयी जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा भी जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। क्या ओछे दिन आ रहे हैं, इस पर हम बहस करें, और एक ऐसी बहस है जो आजकल हर इंसान भारत में कर रहा है। इस पर दो राय बिल्कुल बटी हुई है। अनंत तरे शिवसेना के भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अनंत तरे जी, दादरी भी एक इसमें एग्जाम्पल है, वहां से पूरा सिलसिला शुरू हुआ इस बहस का। सबसे ताजा इसका उदाहरण जिसको इंटॉलरेंस हम कह रहे हैं वो है कि गुलाम अली साहब को आप लोगों ने मुंबई में कॉन्सर्ट नहीं देने दिया, और ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना को फिर से अखबार के पहले पन्ने पर आने की जरूरत लगी और इसलिए आपने ये मुद्दा उठाया। ये आपकी बात गलत है। शिवसेना को फ्रंट पेज पे आने के लिए ऐसी कुछ जरूरत नहीं। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति यहाँ पे है। यहाँ पे आपको शायद पता होगा 1995 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब पीएम थे, तभी भी यहाँ पे जो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम आने वाली थी उसको आदरणीय सुषमा बाला साहब ठाकरे जी ने विरोध किया था जी। पाकिस्तान यहाँ पे जो हादसा कर रहा है अंतर्गत और बॉर्डर पे, तो उनसे दोस्ती क्यों करे? इसलिए नहीं तो फिर नहीं, आप लोगों को कॉन्सर्ट में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन आजकल किसी गाने को सुनने के लिए कॉन्सर्ट में जाने की जरूरत नहीं। क्या आप अगला कहेंगे कि पाकिस्तान के जो सारे गायक उनके गाने सुनना आप बंद कर दो, उनके साथ आप किसी भी देश में क्रिकेट ना खेलो, वहां के एम्बेसी क्यों ना हम बंद करा दें? वहां का कॉन्सुलेट रखने का क्या मतलब? पाकिस्तान के बारे में कहता हूं, जो
रेलवे 257 लोग मरे, 158 लोग मरे, दिल्ली बॉर्डर पे अपने जवान मर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बर्दाश्त करें और बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। आदरणीय मोदी जी ने कहा मैं पाकिस्तान जाऊं, तो उसको भी आदरणीय उद्धव जी ने विरोध किया था। ये शिवसेना का किसी का भी सरकार होने दो, हम सरकार में हो और नहीं हो, हमारा ये धोरण हम लोग पालते और मानते। अगले साल न्योता एक्सेप्ट किया। केशव जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देंगे प्रोटेक्शन, आप कीजिए कॉन्सर्ट। उस बात का क्या महत्व है जब ऑर्गेनाइजर्स को इतना भी नहीं लगा कि ठीक है मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, डर के मारे उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड, कौन चला रहा है मुंबई शहर और महाराष्ट्र? बिल्कुल नहीं, सरकार बिल्कुल महाराष्ट्र बीजेपी शिवसेना की सरकार है, जो सरकार बिल्कुल कायदे के तरीके से चल रही है। आप लोग बात नहीं करते एक दूसरे से? नहीं, मैं बात करता हूँ ना, हमारे दोस्त है तेरे जी, तो इनकी बात नहीं मानी आपने? सवाल वो है, नहीं एक मिनट मेरी बात पूरी। 3 दिन पहले मैंने आपको बताया, 3 दिन पहले यहाँ क्रिश्चियन समाज ने एक नाटक के लिए बैन की डिमांड की थी। मैंने बोला आपको, वो पुलिस सिक्योरिटी में वो शो हुआ, अगर गुलाम अली को क्यों नहीं करवा पाया? अरे वो आयोजक ने करना चाहिए था, उसमें हमारा क्या? इसमें मैं पलट कर कह सकती हूँ। मेरे को एक टिप्पणी करनी है। हाँ बोलिए निरंजन जी, मेरे को एक टिप्पणी करनी, बोलिए। देखिए, मैं काफी देर से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन है, एक राजनीतिक विषय के तौर पे मुझे लगता है कि एक तरह से कॉम्पिटिटिव इंटॉलरेंस की रेस चल रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में। शिवसेना के स्पोक्स पर्सन ने सही याद दिलाया कि सबसे पहले बाल ठाकरे ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को रोका था। जितना मुझे याद है, दिल्ली में शायद एक बार मैच में की भी खुदाई की गई थी जी। तो ये कंसिस्टेंट रहा है, क्योंकि शिवसेना जो है महाराष्ट्र से शुरू होती है, मुंबई में एक एंटी महाराष्ट्रियन प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद एक तरह से ब्रॉडर नेशनल हिंदुत्व एजेंडा की तरफ गलत है। एंटी महाराष्ट्र नहीं है, देखो एंटी महाराष्ट्र ने गलत बात मत करो आप, उपाध्यक्ष मुख्योपाध्याय जी, गलत बात मत करो आप। ये शिवसेना यहाँ पे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और शिवसेना उनको मानने वाले से नहीं, मेरी समझ, कंपेटिटिव इंटॉलरेंस की पॉलिटिक्स की बात कही, लेकिन एक बस पॉइंट मेरी समझ रिजॉइन करना चाह रही थी। केशव जी, आपने जो एक नन पर आधारित प्ले थी उससे आपने तुलना की। नहीं, सिक्योरिटी मैंने कहा कि उन्होंने किया, उसकी सिक्योरिटी हमने दी, वो शो हुआ। दिक्कत थी वहाँ पर क्रिश्चियन समाज की, उनका डर नहीं है। नहीं, सवाल ऐसा नहीं है, शिवसेना का डर है। बिल्कुल नहीं, अगर अभी ये तो आपकी राजनीति, आपका देखने का नजरिया है कि देखो सिक्योरिटी नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दे रहे। अरे ऐसा तो होता है ना, मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे, और एक हमने 3 दिन पहले करके दिखाया। अगर वो आयोजक करते, अरे वो आयोजक की जिम्मेदारी, अरे वो आयोजक की जिम्मेदारी है, अगर वो करते तो सिक्योरिटी दिए। अच्छा, नहीं वाजपेयी जी, अंत में क्योंकि एक बात सिर्फ मैं याद दिलाता हूँ, एक मिनट मुझे सिर्फ एक बात दिलाता हूँ। 1996 में महाराष्ट्र में बीजेपी सेना की गवर्नमेंट थी और शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, और होम डिपार्टमेंट बीजेपी के पास ही था। तब छगन भुजबल पे ऐसा ही अटैक हुआ था, तो वहां सबसे पहले पहुंचने वाले बीजेपी के तब के उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे थे वहां। यानी कि इसमें नहीं, मैं याद दिला रहा हूं कि इस प्रकार से घटना हुई थी, तब हमने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पहली प्रायोरिटी दी। लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है यहाँ पर, एक डर के माहौल की बात है। और अंत में वाजपेयी जी, ये तो बहस चलती रहेगी, लेकिन आपके क्लोजिंग कमेंट से मैं ये शो खत्म करना चाहती हूँ कि आगे किसकी जिम्मेदारी है। तमन्ना जी मुझे एक बात कहनी है, बस एक लाइन में। तमन्ना जी खाली एक लाइन में। ये अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं गौ मांस खाने वाले, तो किसी स्टेट ने या सरकार ने गोमांस खाने पे बंदी नहीं लाई, गौवंश हत्या पे बंदी लाई है। यहाँ लोगों को मारा जा रहा है इस अफवाह पे कि शायद गौमांस होगा। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ वाजपेयी जी बोलेंगे, सिर्फ वाजपेयी जी बोलेंगे, अंत में प्लीज आप लोगों से विनती है, अंत में उनको बोलने दीजिए। उधर खाओ ना वाजपेयी जी, अंत में महाराष्ट्र में हत्या को बंदी लाया, खाने के लिए। तरे साहब प्लीज, आपसे अनुरोध है, आपसे मैं विनती करती हूँ वाजपेयी जी, अंत में बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस भारत के इस आइडिया को संभाले रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यतः तो भारत के लोगों की है, लेकिन
उन लोगों के बहुमत की जरूरी तौर पर नहीं है। आबादी ये जिम्मेदारी हम सबकी है, लेकिन समाज की भी है, सरकार की भी है, राजनीतिक दलों की भी है, सांस्कृतिक व्यक्तियों की भी है, विद्वानों और लेखकों और कलाकारों की भी है। ये भारत एक बहुत बड़ा उत्तराधिकार है, इसको ऐसे आसानी से नष्ट नहीं होने दिया जाएगा और नष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए। और जो नष्ट करने के बहुत बड़े उत्साह में हैं, उनका दर्प दमन देर सबेर होके रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये बहस एक ऐसी है जो चलती ही रहेगी, लेकिन हम ऐसी बहस कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है और भारत का प्रतीक है कि अलग अलग विचार यहाँ पर होते हैं और सब हमको सुनने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में आज। नमस्कार।